अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, मुल्क में बात करेंगे दहशत गर्दी की। बलोचिस्तान में फ़ौजी जवानों की शहादत अंदोहनाक, कौम हीरोज़ को खिराज अक़ीदत पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के इलाके कोलों में फ़ौजी जवानों की शहादत हुई और दहशत गर्दों का हमला हुआ और उसके नतीजे में एक कैप्टन और उनके साथ फ़ौजी जवान जो थे वो शहीद हुए। और इस मुल्क के लिए, इस पाक सरज़मीन को, इस पाक सरज़मीन की हिफाजत करते हुए हमारे ये जवान, हमारे ये तमाम ऑफ़िसर्स, कैप्टन एक ऐसा ऑफ़िसर होता है आर्मी के अंदर जो कल को जाकर हाईएस्ट रैंक अचीव कर सकता है, यानी कि ही कैन बी द चीफ़ ऑफ द आर्मी और जनरल बन सकता है, किसी भी जगह पर जा सकता है। सो बड़ा एक ब्राइट जो है वो इनके लिए, सब के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। कैप्टन रैंक पे होते हुए व्हेन यू सर्व और आप इस तरह के एरियाज़ के अंदर जाते हैं, जिस तरह से बताया गया कि एक IED के ऊपर एक गाड़ी जो थी वो चढ़ गई, दहशत गर्दों की कंफर्म्ड रिपोर्ट्स थी उनकी अवेलेबिलिटी की, और उसके बावजूद हमारे जवान फिर भी गए। और हमेशा से ही पाकिस्तानी फ़ौज के जवान, पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से फ्रंट लाइन पे रहते हैं। हमारे तमाम ऑफिसर्स, हमारी फ़ौज के अंदर ये असूल है कि हमारे तमाम बड़े अफसर जितने भी हों, वो चाहे कैप्टन हो, मेजर हो, वो कर्नल हो, जो भी मौके पर फ़ाइट हो रही होती है उसके अंदर सबसे आगे आगे हमारे ऑफिसर्स होते हैं एंड दे लीड फ्राम द फ्रंट। ये हमारी फ़ौज का असूल है। सो फ़ौज तभी हम देखते हैं कि जब भी शहादतों की बात आए तो हमारे ऑफिसर्स का नाम ज़रूर आता है सिपाहियों के साथ, और छोटे फ़ौजियों के साथ हमेशा कोई ना कोई ऑफिसर, बड़ा रैंकिंग ऑफिसर हमें नज़र आता है कि जामे शहादत नोश करते हुए, और इससे बड़ा एक हौसला फ़ौज के अंदर बनता है और फ़ौज के अंदर जो सारा ये सिलसिला है हमारा। सो इसी सिलसिले के अंदर ज़ाहिर है हमारे मुल्क में दहशत गर्दी एक बार फिर से दोबारा जो है सर उठा रही है। पीछे कुछ हालात स्टेबल थे, लेकिन अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का वाक़या हो, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर अफ़गानिस्तान की तरफ से फायरिंग हो, कुछ भी हो, यहाँ पर जो कुछ भी मुल्क के अंदर हो रहा है, मुल्क की स्टेबिलिटी को दोबारा से छेड़खानी की जा रही है दहशत गर्दों की जानिब से। तहरीक तालिबान हो और बहुत सी और तंजीमात जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, वो सब दोबारा से सरगर्म हो रही हैं और उनके ख़िलाफ़ उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाक फ़ौज की जानिब से। और पाकिस्तान का भरपूर तरीके से दिफा पाक फ़ौज की तरफ से किया जा रहा है। इस सब का भारत ने भी जो कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो जवाब दिया और उनके जवाब को काफ़ी सराहा वज़ीर आज़म सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बिलावल भुट्टो के उस बयान को काफ़ी उसकी जो है एक्नॉलेजमेंट की और कहा कि उनका बड़ा पॉजिटिव बयान था जो भारत के ख़िलाफ़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने जो बयान दिया था। और इसी के साथ ही उन्होंने चीफ़ हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस हैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, और उन्होंने दहशत गर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़म का इआदा किया है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की बात करें तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी साथ ही बयान दिया और एहलकारों के जो जवान मर्दी थी उसके साथ जो मुल्क के दिफा के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, इनको सराहा और कहा कि इस मुल्क का दिफा करने वाली ये हमारी बहादुर फ़ौज है और बहादुर सिपाह की यकजहती की ज़रूरत है, कौम के इत्तेहाद की। ये बार बार बात की गई वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी। फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात करें और तमाम लोगों की बात करें जितने भी हमारे लीडरान हैं, तो सब ने सराहा पाक फ़ौज को। हमारे तमाम पॉलिटिशियंस हमेशा बात करते हैं, इस तरह का कोई भी मौका पाकिस्तान का मुल्क के ऊपर आए तो ज़ाहिर है सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि पॉलिटिशियंस हमेशा अपने मफादात के लिए हमेशा वो काम करते हैं जो शायद मुल्क का नहीं सोचते, और मुल्क का सोचे समझे बग़ैर अपने मफादात के लिए बहुत सी चीज़ें पॉलिटिशियंस जो है वो करते हैं। और आज की अगर हम मुल्की सियासत को देखें, सियासी हालात को देखें, तो इस टाइम पे वक्ती हमें यही नज़र आता है कि शायद मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। अगर हम बात करें अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, फैसलाबाद की, दैट इज़ अ मेन हब ऑफ टेक्सटाइल, और वहाँ पर अभी आज की मैं आपको कोई स्टेटमेंट बताऊँ फवाद चौधरी साहब की, तो उन्होंने बताया कि 15 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। और इस आने वाली हुकूमत मलबा उन्होंने डाला वफाक के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर पंजाब में हुकूमत इस टाइम पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ़ मिनिस्टर और PTI की हुकूमत है। सो
हमेशा से सियासतदानों का एक ही वतीरा कि किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जाए और अपनी बात कभी भी ना की जाए। मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ है, यानी एक आम शख्स का भी, एक आम आदमी का भी जो सबसे बड़ा इख्तलाफ होगा सियासतदान से, कि हम जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, हम ख्वाह वो किसी पार्टी की तरफ से हो, किसी शख्स की तरफ से हो, उसमें कोई ऐसी पॉजिटिव बात नहीं की जाती, बल्कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। यहाँ पर कोई शख्स ये बताने को तैयार नहीं है, किसी भी पार्टी से हो, वो ये बताने को तैयार नहीं है कि हमने क्या डेवलपमेंट की, हमने क्या काम किया इस मुल्क में आपके लिए, अवाम के लिए, हम सब के लिए, क्या बेहतरी की और किस बेहतरी के लिए क्या कोशिश की गई, ये बात कोई नहीं करता। अगर हम विफाक की तरफ देखें तो इमरान खान को आड़े हाथों लिया जाएगा। आज तक तोशा खाना, घड़ी स्कैंडल, तमाम वो स्कैंडल्स जिनकी बातें की जाती हैं, आज तक उन्हीं का जिक्र हो रहा है। और इमरान खान साहब का दौर देखें तो उन्होंने अपने दौर के अंदर भी काम तो किए, लेकिन उन कामों के साथ बहुत सा वक्त ज़ाया किया इन लोगों को चोर डाकू कहने में और बहुत कुछ कहने में। सो वो सब पॉजिटिव काम जो इमरान खान साहब अपनी वो एनर्जी को पॉजिटिव यूटिलाइज़ कर सकते थे, उन्होंने भी नहीं किया। और आज के सियासतदान भी यही कर रहे हैं कि जिस मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप उठाकर देखें, वज़ीर आज़म साहब भी कहीं पर भी जाएँ, कोई इफ्तिताह करने और कुछ भी करने, तो वो अपनी इस रिवायती सियासत से हटते नहीं हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने खिताब के इख्तिताम के अंदर अपने सियासी हरीफों को आड़े हाथों लें और इनका जिक्र ज़रूर करें और ऐसी बातें ज़रूर करें जिसके अंदर वही तमाम जिक्र हो सके कि ये लोग भी वही वैसे ही सियासतदान हैं और इन लोगों ने भी चोरी की और इन्होंने तोशाखाना के ऊपर सब कुछ किया। हमेशा यही देखने में आता है, लेकिन कभी अपनी प्रोग्रेस अपनी तरफ से की गई है। हर सियासतदान, यहाँ पर हम अगर वज़ीर दाखिला की बात करें, वज़ीर दिफा की बात करें, हर किसी के पास अपना एक डिपार्टमेंट है। यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर साहब आएँ और कोई और मिनिस्टर भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ तो वो आकर अपनी दूसरी जमात को सरजनिश करेंगे उसकी और जमात के ख़िलाफ़ बात करेंगे। अपनी की गई प्रोग्रेस के ऊपर कोई शख्स बात नहीं करता। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ज़ाहिर है इंसाफ का जो निज़ाम है, यहाँ पर आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो जितनी पोल्यूशन है, इस सब पोल्यूशन की रीज़न भी ये है कि शायद हम लोगों की नीयतें ठीक नहीं हैं। हमारे वो लोग जो बरसर इक़्तिदार हैं, जिनका ये काम है कि इस शहर की पोल्यूशन को कंट्रोल करना, इस मुल्क में बसने वाले आम आदमियों की सेहत की, उनकी हर तरह के ज़िम्मेदारी रियासत की है। लेकिन क्या रियासती ज़िम्मेदार अपना काम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का देखें तो ये एक साल से नहीं है, ये इस साल का नहीं है, ये गुज़िश्ता कई सालों से यही प्रॉब्लम, स्मॉग की प्रॉब्लम हो, यहाँ पर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो, हमें कई सालों से ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन कोई हुकूमत भी, मेरा ख्याल है कोई 3 से 4 गवर्नमेंट्स चेंज हो चुकी हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सके। यहाँ पर हमेशा दावे किए गए, हमेशा बातें की गई कि यहाँ पर भट्टे बंद कर दिए जाएँ, यहाँ पर सब कुछ किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। किसी भी सियासतदान की तरफ से कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया गया कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। लाहौर में अब जिस पोल्यूशन का सामना हर आए दिन तमाम बसने वाले शहरियों को शहर में करना पड़ रहा है, एक बड़ी मिजरेबल सिचुएशन है। और यही हालात हमारे हर डिपार्टमेंट के हैं, हर तरफ हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कोई इंसाफ किसी को नहीं मिलता, ख्वाह वो कहीं भी चला जाए। यहाँ पर बार बार जिक्र किया गया और आज भी हमारे तमाम सियासतदान, अगर हम बात करें अपने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की, तो उन्होंने भी काफ़ी सारी बातों के अंदर, काफ़ी सारे इशारों के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स को और बहुत से लोगों को ये बातें बताई। एक उनका बयान जो डॉक्टर शीरी साहिबा भी बार बार बता रही हैं और कह रही हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने शायद ये कहा कि इमरान खान को सपोर्ट की गई और उनके सेनेट के इंतखाबात के अंदर और उनके आम इंतखाबात के अंदर भी इस सपोर्ट को काफ़ी, उनकी स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखा जा रहा है और बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है, जिस पर खैर तरदीद भी आ गई प्रेसिडेंट ऑफिस से और उन्होंने ये कहा कि शायद हमारी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन क्लियरली उन्होंने ये स्टेटमेंट तो दी कि इमरान खान को सपोर्ट किया गया था। और अब यही पीपल्स पार्टी और नून लीग ये कह रहे हैं कि हम कहते थे कि सिलेक्टेड हुक्मरान था, तो सिलेक्टेड का जिक्र खुद ही इसी पार्टी की तरफ से आ गया है और अब हमारे सामने शवाहिद आ चुके हैं कि ये सिलेक्टेड ही था, इमरान खान को सपोर्ट की गई थी सेनेट इंतखाबात में और आम इंतखाबात में भी। उसके बावजूद इमरान खान साहब अब इस टाइम पर आड़े हाथों ले रहे हैं। बार बार परवेज़ इलाही साहब के कहने के बावजूद भी परवेज़ इलाही साहब ये जिक्र बार बार उन्हें कर रहे हैं कि शायद उन्हें बहुत सी चीज़ों से स्टेप बैक होना चाहिए, कुछ जिक्र ऐसे लोगों के, ऐसे ख़ास लोगों के नहीं करने चाहिए। और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर सैयद गज़नफ़र अली साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का।
वेलकम। गजनफर साहब, इस टाइम बलूचिस्तान के अंदर जो हमारे जवान शहीद हुए हैं सर, कैप्टन की शहादत हो गई और उनके साथ हमारे फौजी जवान थे। दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस्लामाबाद भी कोई 2-3 रोज़ से जो है सर वहाँ पर रेड अलर्ट किया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है जो अटैक वहाँ पर हुआ और एक घिनौनी साजिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेज ने उन्हें काबू कर लिया और दहशतगर्दों को अपने टारगेट को अचीव नहीं करने दिया। लेकिन सर किस तरह से आप देख रहे हैं जो दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है डे बाई डे और हालात मुल्क के ख़राब हो रहे हैं सर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए असल में तो एक यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त एक ना हेल्थ करप्ट इम्पोर्टेड इनइफेक्टिव मनी लॉन्ड्रर किस्म की हुकूमत है, जिसका चीफ मिनिस्टर जो है वो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहा है और जिस दिन टेक ओवर किया उसके बाद चार्जशीट लगने वाली थी मनी लॉन्ड्रिंग की। ठीक है। जितने मिनिस्टर्स हैं 34 मिनिस्टर की जो उन्होंने कैबिनेट बनाई है सब सारे के सारे जमानतों पे हैं। अब इस किस्म की हुकूमत जब होगी और उसके साथ साथ इनका कंसर्न सिवाय इस बात के कि ये लुट मचाएं, पाकिस्तान का दौलत खाएं। अभी आपका स्पीकर है, पाकिस्तान में खाने के पैसे नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है जी। अब उसका लेवल देखें, उसकी सोच देखें और ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं वो जाके कहीं वो खिताब करेगा किसी पार्लियामेंट से। तो जब इस किस्म के लोग होंगे टॉप पे तो आप क्या समझते हैं मुल्क के अंदर क्या होगा? मुल्क के अंदर अमन रह सकता है? मुल्क के अंदर पीस रह सकता है? मुल्क के अंदर जो है वो कनेक्टिविटी आ सकती है? इस किस्म की जब लीडरशिप होगी और चोरों की जो हुकूमत होगी, मनी लॉन्ड्रर्स की जब हुकूमत होगी, उसमें यही वारदातें होंगी, यही चीजें होंगी, क्योंकि इनके पास तो ना सोच है और ना वो मैय्यज हैं। जिन लोगों ने इस चीज के ऊपर करना था, जिनकी तवज्जो इस चीज की तरफ होनी चाहिए थी, ये सोच के कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अगर अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो जाके इंडिया की गोद में बैठ गई है, क्योंकि उनको आपको पता है दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग बख्शिश। यस। वो सिर्फ बख्शिश पे और सिर्फ डोनेशंस पे और बाकी मुल्कों की जो पैसा होता है उसके ऊपर वो चलते हैं। और सर हम तो ज़ाहिर है हमारी करंट पोजीशन तो ये कि हम तो खुद डोनेशंस मांगते हैं, हम किसी को क्या डोनेट करेंगे? तो अब बात यह है कि इस किस्म के जब हालात होंगे तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे ऊपर अदारे जो थे उनकी तवज्जो भी इस चीज से हट गई थी, क्योंकि वो आप तमाम लोग जो है वो पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल, इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस, अलग नॉन अलग, सब इस चीज में लगे हुए थे। किसी की तवज्जो उन थ्रेट्स की तरफ नहीं थी जो थ्रेट्स इस वक्त पाकिस्तान में जन्म वकूफ पजीर हो रहे हैं। और उनमें सबसे बड़ा थ्रेट जो था वो दहशतगर्दी का थ्रेट था। सबसे बड़ा थ्रेट जो था वो ये तालिबान जो दहशतगर्द जो है, जिनको तहरीक कहना जो है वो तहरीक की बदबेदबी है। बिल्कुल। ये तालिबान दहशतगर्द जो है इनकी तरफ से थ्रेट था आपको। अफगान तालिबान जो है वो मैंने आपको कहा वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। ठीक है। वो भी पाकिस्तान की जड़ों में बैठ रहे हैं और आपकी हुकूमत भी पाकिस्तान की जड़ें जो है वो खोखली कर रही है, जिसका लीडर जो है वो शहबाज शरीफ है। ठीक है। अब आप बताइए इस किस्म की करप्ट हुकूमत जब टॉप पे होगी तो आपके वहां पर कोई ऐसी पॉलिसीज बन सकती हैं जिससे आप ये सोचे कि आपने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है। अभी आपने रिसेंट भी देखा पंजाब में जो कुछ हो रहा था, जो ड्रामा लगा हुआ था जी, उसके अंदर एक तो वो जरदारी है जी, वो आके उसको बड़ा फखर से लोगों का बयान आया कि ये जरदारी आ गया है और वो लोगों को खरीदेगा और वो जी बादशाह है और वो फलाना है और वो लोगों को खरीदेगा, वो PMLQ के लोगों को खरीदेगा, पैसे देगा और वो जी जनाब जो है वो हुकूमत जो है वो असम्बली नहीं टूटेगी और लोग परवेज लाई के खिलाफ। जब आपके ये लेवल और सियासत था जहाँ पे बिकाऊ माल और बिकाऊ लोग हैं और जहाँ पे खरीदने वाले जरदारी जैसे हैं, जिनका आपको बैकग्राउंड भी पता है कि वो कहाँ से निकले थे और उसके साथ क्या हुआ था जब वो पिटारों में पड़ रहा था। तो जब इस किस्म के लोग होंगे तो मुझे बताइए ना, फिर जवाब आप खुद अपने
सवाल में तलाश के दीजिए सर। लेकिन मुझे ये बताएं कि जाहिर है जी जी सर, मुझे ये बताएं कि जाहिर है अब यही लोग हैं जो सियासतदान हैं इस मुल्क के अंदर, सियासत में बार बार रिपीट होते हैं, दे हैव मच बिगर स्टेक्स, इन्होंने शायद बहुत से फंड्स अंदर खाते इकट्ठे किए हुए हैं। आम आदमी अगर आज इलेक्शंस लड़ना चाहे, अगर हम सूबाई इलेक्शन की बात करें तो सर कोई 8-10 करोड़ रुपए से कम में तो कोई शख्स एमपीए का इलेक्शन लड़ नहीं सकता। तो किस तरह से शरीफ आदमी आके इलेक्शन लड़ेगा और किस तरह से वो आगे आएगा, और कैसे फिर ये क़यादत जो ख़ास ख़ानदानों के हाथ में, इनसे कैसे निकल सकती है सर? हमें इस प्रॉब्लम से हाउ वी कैन कम आउट ऑफ इट? बाहर ना इनको गले से खेत के गिरबानों से खेत। सर बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ना, मतलब हमारे पास अब ऑप्शन क्या है? इन 3-4-5 बड़ी मेन पार्टीज हैं, इनके अलावा अब हमारे पास तो कोई ऐसी कोई हमें उभरती हुई पार्टी नजर नहीं आती है। कि इमरान खान साहब ने हमेशा जिक्र किया, उन्होंने स्टेटस को के खिलाफ बात की, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल नहीं करूंगा। फिर शायद मजबूरियां बनी है, जो भी बना उनको भी ऐसे लोगों को साथ में लाना पड़ा। जहांगीर तरीन को देखें, अब्दुल अलीम खान को देखें, वो पहले से ही कब्जा ग्रुप मशहूर थे और सबको पता था, फिर भी इमरान खान साहब ने उनको साथ ज्वाइन किया और सब कुछ किया। तो शायद फिर सियासत यहाँ पर वही बंदा, आम शरीफ आदमी और गरीब आदमी तो शायद सियासत कर ही नहीं सकता इस मुल्क के अंदर सर। वाकई नहीं कर सकता, लेकिन चेंज तो ग्रेजुअल आती है ना। ठीक है, अगर तो आप अगले 10 साल फिर आप इन्हीं पार्टियों को इलेक्ट करते रहेंगे, PMNN को या PPP को, या वो एक आपके मुल्क में एक वो है जो क्या उसका नाम है, वो फजलू जो है, जी जी, जो मुल्क की औरतों की, बच्चों की बेइज्जती करता है, हमारे मुल्क की औरतों की बेइज्जती करता है, अपने आप को सियासतदान कहते हैं, जो मतलब झूठ और फरेब का मंबा है। ठीक है, तो वो अगर इस किस्म के लोग हैं तो इनको ग्रेजुअली आपको आउट करना होगा ना। मतलब एक अगर फिर भी आप लोग उनके लिए वोट करते रहेंगे, फिर जानते हुए कि चोर और डाकू हैं, अगर फिर भी वोट करते रहेंगे तो फिर तो कोई तब्दीली नहीं आएगी सर। वोट तो अगर एक तो दो ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान में इनकलाब आ जाए। ठीक है, इनकलाब आ नहीं सकता पाकिस्तान में सर। इनकलाब तो सब ख्वाहिश करते हैं इनकलाब की, इनकलाब लाएगा कौन? देयर ऑलवेज अ लीडर इज रिक्वायर्ड किसी इनकलाब के लिए, तो कोई लीडर होगा तो इनकलाब आएगा सकता ना, क्योंकि हमारी कौम ऐसी है नहीं जो इनकलाब लेके आएगी। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत जो 200 रुपए हो गई, तो बजाय इसके ऊपर हम लोग, मैं और आप मिलकर उसमें एहतजाज करें जी, बाहर सड़कों पर निकल के 200 रुपए क्यों हुई है, हम अपनी गाड़ी लेके पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं जी, लाइनों में लग जाते हैं, 3-3 घंटे वेट करते हैं, टैंकी फुल करवा लूं, 2 दिन गुजार दूं, बाकी फिर देखी जाएगी। तो यहाँ पे ये नकाब तो नहीं आ सकता, लेकिन ये है कि कम से कम रिएक्शन तो हो सकता है ना। और रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, कि वो जिन्होंने 70 साल से पाकिस्तान को लूटा है, जिन लोगों ने, और जिनके शुरू अब सब शहबाज शरीफ का किसी को शक है कि उसने 1600 रुपए अरब की मनी लॉन्ड्रिंग किया सर, लेकिन उन पर कोई चीज भी साबित नहीं हुई सर। मसला यहाँ पे ये है, साबित हो गई है भाई, साबित हो गई है। ठीक है, वो रिपोर्ट में, FIA की रिपोर्ट में मौजूद है। कल आप पेश करें FIA की रिपोर्ट, उसके अंदर हर चीज मौजूद है। अपना बकवास करते हैं जो लोग ये कहते हैं कि साबित नहीं। ठीक है, वो साबित हुई हुई है, ये उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। मरे हुए के अकाउंट में कोई पैसे डालता है, चीटियां कोई बनाता है, हर चीज जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। जिस बच्चे ने वो साबित की थी उसको गोली मरवा दी इन लोगों ने, उसको मार दिया, कीनिया में ले जाके मरवा दिया। तो अब आप बताइए ना, तो इनकलाब नहीं आ सकता, तो ग्रेजुअल चेंज तो आ सकती है ना, कि वो पार्टियां जो खा रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो वोट देते हैं आप बिरयानी पे, या वोट देते हैं आप एक सर 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपए के पीछे यहाँ पे वोट बिकता है। बिल्कुल, तो वोट दे दिया कि मेरा जी सिपाही लगा दिया, मेरा फलाना कर दिया, तो मैं इसको वोट दूंगा जी, बावजूद ये जाने बगैर कि ये शख्स जो है पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर काबिज है और आपका टैक्स खा रहा है। तो अगर तो यही सोच रही तो भाई फिर तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, फिर तो हम इसी तरह पिसते रहेंगे, मरते रहेंगे। आज पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक डिफॉल्ट के किनारे पे खड़ा हुआ है। हम जो इसहाक डार जैसा बंदा जो है उसको हम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको आपके प्राइम मिनिस्टर के जहाज में प्राइम मिनिस्टर लेके आते हैं। जिन अदारों को रोकना चाहिए उनको वो रोकते नहीं है। जो अदारे पहले कहते हैं कि जी हम इसने शहबाज शरीफ ने करप्शन किया है, वही फिर शहबाज शरीफ को लेके आते हैं और कहते हैं कि करप्शन पाकिस्तान का मसला नहीं है। ठीक है, तो और वो अदारों के हेड होते हैं। तब आप मत बताइए ना, इसमें हर शख्स जो है वो इस मुल्क को की
की जो वो फाउंडेशन है, इस मुल्क की जो बेसिस है, उनको तबाह बर्बाद करने की कोशिश में लगा और कर चुका है। ठीक है। अफसोस इस बात से, वो लोग जो ये कहा करते थे जाके साथियों को बुला के कहते थे कि जी शहबाज शरीफ और ये हुकूमत बड़ी करप्ट है और नवाज शरीफ बड़ा करप्ट, वही उनको लेके सर पे उठा के लेके आए और हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया और हम खामोश खड़े रहे। और अगर कोई उसके खिलाफ बोला तो उसके खिलाफ 10-10, 20-20, 40-40 FIR कटा दी। सर बात तो आपकी मजबूरी की फजा है, एक हब्स की फजा है, एक क्या कहते हैं दबाव की सजा है, उसमें मैं और आप जी रहे हैं और कोई तब्दीली के आसार नजर नहीं आ रहे। यही लग रहा है कि यही चोर डाकू चक्के जो हैं ये पाकिस्तान की तारीख के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत पे चपटे रहेंगे। ठीक है। और जो लोग जिनको अपने अपने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किसी को कहीं से बेनिफिट मिल रहे हैं, किसी को कहीं से बेनिफिट मिल रहे हैं, कोई 1200 अरब में जा रहा है, कोई 1400 अरब में जा रहा है, वो लोग याशिया करते रहेंगे, मैं और आप देखते रहेंगे और पीछे खड़े तालियां बजाते रहेंगे। तो ज़नफर साहब, व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट? आपको मतलब आप माशाल्लाह इतने सीनियर बंदे हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं आप सियासत के ऊपर। सर व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट? आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में ये चेंज किस तरह से आ सकता है, किस तरह से ये चीज इनिशिएट हो सकती है? सोल्यूशन ये है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। ठीक है, समझे ना? और उसमें लोगों को ही चाहिए कि वो उन लोगों के लिए वोट करें जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, उन लोगों को तलाश करें जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा नहीं, चाहे वो इनएफिशिएंट। ठीक है, वैसे लोग हों, चाहे नए वो जो नए लोग हों जो पाकिस्तान की तारीखी लूट में शामिल नहीं है। ठीक है, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद नहीं किया। ठीक है, जो सियासत में चाहे नए हों, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें और हुकूमत बनाए। हो सकता है आने वाले दिनों में इस उम्मीद से कोई तब्दीली आ जाए। अदरवाइज अगर तो यही होता रहा, यही PML, यही PPP आती रही, तो आप बेफिक्र रहिए, पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पे बदनाम हो रहा है। ठीक है, और होता रहेगा क्योंकि ये निहायत करप्ट सियासतदान है। ठीक है, ये मंबा है करप्शन का, ये समंदर है करप्शन का, इनके पेट नहीं भरते, ये जितना भी लूट लें ये और डबल लूटना चाहते हैं। ठीक है, अब बताया ना, आपका स्पीकर जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में खाने के पैसे नहीं है। एक इनका मुसद्दक मलिक का मिनिस्टर वो कहता है कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके ये इनके बाहर के दौरे ही खत्म नहीं होते, याशियां खत्म नहीं होती। अब मुझे बताइए आप क्या जवाब है इसका? कोई जवाब है किसी के पास? बस स्पीकर साहब भी जो है उन पे भी कोई केस था। ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? जी जी, इसके वहाँ पे जाके वो अपना फैमिली को लेके जाएंगे या याशियां करेंगे मेरे और आपके पैसे के ऊपर। और सर जाहिर है उन पे एक केस था स्पीकर साहब, वो भी खत्म हो गया, वो भी उससे बरी जमा हो गए हैं और क्लीन चिट मिल चुकी है। ये आज अब इस हाल में क्या हो सकता है? यही हो सकता है जो हो रहा है, अल्लाह भी इस मुल्क को संभालेगा। बाकी लोग जो आपके सियासतदान है वो तो लूट के ऊपर लगे हुए हैं, जो खास तौर पे ये जो जरदारी क्लैन या नवाज शरीफ क्लैन जितने लोग हैं। और दुख की बात यह है कि लोग अभी भी उनके पीछे खड़े हुए हैं कि किसी को बिरयानी मिल जाती है, किसी को 500 रुपए मिल जाते हैं, यानी अपने हम वक्ती। सर यानी इसका मतलब है कि प्रॉब्लम शायद अवाम की तरफ से भी है कि हम अपने छोटे से मफाद के लिए ये बगैर सोचे समझे अपने ज़मीर को बेच देते हैं, अपने वोट को बेच देते हैं और उस शख्स को वोट दे देते हैं जो वक्ती जाहिर है हमारे ही टैक्स का पैसा चोरी करके हम पर ही लगा रहा होता है, अवाम को दे रहा होता है। और फिर से यानी फिर अवाम का भी कसूर है इसमें काफ़ी हद तक। सर जी बिल्कुल है, क्यों नहीं? मैंने तो आपको कह दिया कि जब तक अवाम जो करप्ट लोगों के साथ, और आप देखिए ना यहाँ खड़े होते हैं, पीछे तालियां बजा रहे होते हैं, फूल फेंक रहे होते हैं। बिल्कुल। और आजकल पाकिस्तान में एक और थीसिस जन्म ले चुके हैं, आपको पता होगा, आपने सुना ही होगा कि जी खानदा है तो लगाना भी तो है ना। बिल्कुल। जब आपका थीसिस ये हो कि खानदा है तो लगाना भी है जी, तो आप चाइना में जाए, बाकी मुल्कों में जाए, गवर्नमेंट के पैसे खाना, स्टेट रिसोर्सेज खाने से बड़ा जुर्म कोई चीज तस्वुर नहीं। चाइना में जो है जो करप्ट होता है उसको खड़ी करके गोली मार दी जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो भी कह सकते हैं जी खाना है तो लगाना भी है, लेकिन वहाँ ये रैशनल नहीं है। हम तो हमारी तो सोच बिकाऊ सोच होगी ना। जिस मुल्क में इंटेलेक्चुअल करप्शन आ जाए उस मुल्क के अंदर कोई चीज ठीक नहीं हो सकती, और आज यही हो रहा है। मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती, बिकॉज कोई चीज शख्स ऐसा है नहीं जो इसके खिलाफ बोल रहा हो। चुप हो, पहले पता चलता है, इतनी बड़ी बड़ी खबरें आती है कि फलाने ने ये खा लिया, इतने पैसे बना लिए, फलानी जगह से पैसे बना लिए, करप्शन की, लोगों को इस्तेमाल किया अपने आप। लेकिन उसके बाद सब चुप। 2 दिन बाद मीडिया पर, तीसरे दिन सारे धोखे बाहर निकल आते हैं। सब जो है वो शैतान से जो है वो मुसलमान वो हो जाते हैं और सारे लोग
शैतानी भी जा रहे थे, अभी क्या करें। भाई इसी हर तरफ हमें नजर आती है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे मुल्क की मईशत पर, मुल्की हालात के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली इमरान साहब, माहिर मौशियात हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी थैंक यू। अली इमरान साहब, ज़ाहिर है अब आज की हमने खबर देखी कि फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी बंद हो रही हैं, और यहाँ पर हर तरफ ही अगर हम बात करें, हमारी इकॉनमी तो इस टाइम पे सर डाउनफॉल की तरफ ही जा रही है। क्या किसी तरफ से कोई पॉजिटिव कोई ऐसी खबर है जो सर आपको किसी साइड से नज़र आ रही हो? देखिए ओवरऑल जो डाउनफॉल है उसका जो वाज़े तौर पे जिसके साथ जुड़ता है वो तो पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है। ठीक है। तो कोई भी चीज जो फॉरेन एक्सचेंज की कमी को दूर करेगी वो इस वक्त हमारे लिए पॉजिटिव है। ओके। तो जो पॉजिटिव चीजें हैं उनमें असल में तो लोन ही नजर आ रहे हैं। और लोन जो है वो जैसे वर्ल्ड बैंक ने 1.6 बिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया, उससे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आपने देखा कि पाकिस्तान को लोन मिला। लेकिन अब अगला लोन जिसके ऊपर बुनियाद करता है पाकिस्तान को, अगर वो अब तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ही कहलाएगा, वो है IMF का 9th रिव्यू। IMF का 9th रिव्यू जो है वो अक्टूबर से कंक्लूड होना शुरू होना था, मगर वो नवंबर भी गुजर गया, अब दिसंबर भी खत्म हो रहा है, और जनवरी में अब दोबारा से 2023 के अंदर यानी अगले महीने IMF का 9th रिव्यू के ऊपर दोबारा बातचीत होगी। मगर IMF ने तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त दिया है पाकिस्तान को, 2 से 3 हफ्ते का। इसके अंदर पाकिस्तान ने कुछ कंडीशंस को मीट करना है, जो बड़ी हार्श कंडीशंस हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी जो हुकूमत है उसने आगे इलेक्शनों में जाना है, तो उसके लिए कुछ ऐसी कंडीशंस को मीट करने के लिए काफी जो है वो सरदर्द हो सकती है। उन कंडीशंस के अंदर जो बहुत अहम कंडीशन है वो ये है कि जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, उस रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा किस तरीके से करना है, और अगर उसको पूरा करने के लिए मजीद टैक्स लगाने हैं तो वो किन सेक्टर्स के ऊपर लगाए जाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो सर्कुलर डेट है उस हवाले से बात की जा रही है कि सर्कुलर डेट को जो है वो किस तरीके से कम किया जाए गैस और इलेक्ट्रिसिटी पे। अब ये सर्कुलर डेट के ऊपर भी काफी, फिर इसके अलावा देखें उसने ये IMF का ये भी एक कंडीशंस में अगर आप देखें जो पिछले रिव्यूज हैं उसमें ये भी शामिल था कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी लॉस को सख्त करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान में जो लीकेजेस होती हैं इमदाद लेने के बाद उनको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। और एक और सबसे अहम चीज इसको वो समझते हैं, वो पाकिस्तान के फ्लड्स पे एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको वो बार बार तफसीलन पूछ रहे हैं कि आप जो असल हकीकत है और जो खाते वगैरह सब कुछ जो है ना वो प्रॉपर ऑडिटेड रिपोर्ट सामने लेकर आई जाए। तो IMF का जो ये 1 बिलियन डॉलर का ऑलमोस्ट 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर का ये लोन है, मगर इसके साथ दूसरे मुंसलिक होंगे कमिटमेंट्स जो दूसरे ममालिक ने और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने की हुई हैं कि IMF के रिव्यू के बाद पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लोन मिलना है। अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए अभी कुछ चीजें दरकार हैं, जिनमें से जाहिर है कि पाकिस्तान को कुछ एक मजबूत हुकूमत की जरूरत है जो आगे फर्दर प्रॉपर स्टेप ले और पाकिस्तान को जो है वो इस पटरी से उतारे जो इस वक्त मुसलसल कटाई की तरफ जा रही है। लेकिन IMF की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें आई थिंक कि डॉलर की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, महंगाई करनी पड़ेगी हर तरफ, और सब कुछ करने के बाद फिर शायद ये जो 9th रिव्यू है IMF का ये अप्रूव होगा और सब कुछ होगा। यानी इसके लिए जी ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। देखें बिल्कुल आपने दो बातें की है ना, बड़ी जबरदस्त बात की है कि ये चीजें महंगी करनी पड़ेंगी। तो जाहिर है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, मगर एकदम इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे जो है वो नाजिल हो सकता है। हुआ ये है कि जो डॉलर की बात आपने बड़ी जबरदस्त की है, डॉलर जो है वो 225 रुपए के इर्द गिर्द बड़े अरसे से जो है वो चल रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि इंपोर्ट को बड़ी जबरदस्ती कंट्रोल किया गया। कंट्रोल जब इंपोर्ट को किया गया तो जाहिर है कि उससे पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट में आपने देखा कि वाज़ेह कमी हुई। अब करंट अकाउंट डेफिसिट जब वाज़ेह तौर पे कम हुआ और इंपोर्ट रोकी गई तो इंपोर्ट से चलने वाली इंडस्ट्री का पहिया जो है वो जैम हो गया। आपने देखा कि जो मोटर कार्स बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनीज हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को जो है वो 10 से 15 दिनों के लिए रोक दिया। बिल्कुल। अब उस चीज के अंदर जो है आपने ये भी देखा कि फैसलाबाद से आपने जैसे बताया कि 15 लाख लोग जो है अब तक बेरोजगार हो चुके हैं। टेक्सटाइल बिल्कुल सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो
इसको जबरदस्ती रोका गया। अगर इसको, एक और चीज बड़ी है मैं यहाँ पे समझनी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो अक्टूबर में 100.6 था और नवंबर में जो है वो 99 पॉइंट कुछ था। तो इसका मतलब क्या है कि 100 के इर्द गिर्द जब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को रखेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स मार्केट में महंगी हो जाएंगी और इंपोर्ट्स यानी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो सस्ती होएगी। तो इसका मतलब ये था कि हमने जो पैक किया हुआ डॉलर को उसको जो है वो खोलने की जरूरत है और ये इकोनॉमी ही चाहती है कि उसको खोले। अगर आपने कंट्रोल करनी है इंपोर्ट्स को तो जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली ग्रोथ के ऊपर आ रहा है। तो ये सब चीजें इंटररिलेटेड है। IMF कहता है कि आप इसको जो है ना जो डॉलर को इस तरीके से कंट्रोल ना करें बल्कि इसको जो है वो मार्केट बेस करें। तो मार्केट बेस करेंगे तो जाहिर है कि डॉलर की कीमत में इजाफा होगा। जब आप देखें कि ओपन मार्केट में जो डॉलर की कीमत है वो 245 से 50 रुपए के दरमियान में आपको अवेलेबल नहीं है और इसी वजह से हुंडी की वजह से बाहर की रेमिटेंसेज जो हैं वो जा रही हैं इस तरफ। अदरवाइज क्या हो कि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू है, क्योंकि बैंकिंग चैनल में जाहिर है कि जब रेट आपको सेम मिल रहा हो तो वो क्यों किसी दूसरे चैनल से आएंगी। मुख्तलिफ रिपरकशन है हर चीज की, मगर यहाँ पे मजबूत हुकूमत ही इन तमाम रिपरकशंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो मुझे अभी देखने में आई, एक वन शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू सर, कि मैंने अभी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट थी किसी करेंसी एक्सचेंज से और मैंने उनसे एक डिमांड की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास किसी किस्म की कोई फॉरेन करेंसी अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये हुंडी में जो सब कुछ हो रहा है इसकी वजह से फॉरेन करेंसी हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि लोग रुपए को फॉरेन करेंसी के अंदर चेंज करवा रहे हैं बड़ी स्पीड से? और वो मुझे बता रहा था कि एडवांस ऑर्डर्स लगे हुए हैं लोगों की तरफ से, यानी लोग चाह रहे हैं कि रुपए को कन्वर्ट कर लिया जाए किसी भी करेंसी के अंदर। जी बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि देखें किसी भी दूसरी करेंसी जो कोई भी दूसरी करेंसी है वह अफगानिस्तान की पाकिस्तान से बेहतर है। अगर हम बात करें कि बांग्लादेश के हवाले से मशहूर था, आपने खुद देखा होगा 2 टका के काफी एक डायलॉग जो है वो चलता था। अब जो है 2 टका जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन 4.5 रुपए के बराबर है। ठीक है। तो ये तो एक जेन्युइन रीजन है कि जब पाकिस्तानी करेंसी की जो वैल्यू है नजर आ रहा है कि वो फर्दर आगे फ्यूचर में डी वैल्यू होगी, जबकि दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा है कि IMF का प्रेशर है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए लोगों ने क्या किया है, लोगों ने ये किया, आज मैं आपको बताता चलूं आपके शो के जो क्रू लोगों ने सबसे पहले तो जो है वो डॉलर खरीदने की कोशिश की, फिर दूसरे किसी करेंसी खरीदने की कोशिश की, फिर गोल्ड खरीदा। और अब जब ये दोनों चीजें मार्केट से ना पैद हो रही हैं तो अगला व्हाइट गुड्स खरीदने की तरफ ये लोग जाएंगे। मिसाल के तौर पे गाड़ियां, AC और इस तरीके की दूसरी चीजें, क्योंकि पाकिस्तान में इन चीजों की जो पैदावार है वो ना सिर्फ कम होगी बल्कि रेयर होते जा रहे हैं। AC और फ्रिजें और ये गाड़ियां, तो अब लोग ये खरीदेंगे जो आज से पहले सिर्फ 1.5 से 2 साल पहले गाड़ी जो 20 लाख की या 22 लाख की मिलती थी वो 45-50 लाख की नहीं मिल रही, बल्कि अब तो बन ही नहीं रही। ठीक है। तो इस चीज के अंदर जो है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये चीजें जो है वो तो होंगी अब आगे। चलें, अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करे। बहुत शुक्रिया आपका। सैयद अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौशियात हैं। और नाज़रीन, मुल्क की जो करंट सिचुएशन है इस टाइम पे ज़ाहिर है कहा यह जा रहा है बहुत से लोगों की तरफ से कि खुदा न ख्वास्ता मुल्क शायद डिफ़ॉल्ट की तरफ चला ना जाए, लेकिन इसको रोकने के लिए बार बार इकॉनमी के कुछ इंजेक्शन हैं जो लगते हैं। जिस तरह से अभी इन्होंने हमें बताया कि एक लोन जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमें मिलेगा 9th रिव्यू विच पाकिस्तान इज़ एक्सपेक्टिंग एंड इट वॉज टू बी डन इन अक्टूबर लास्ट, इस साल के अक्टूबर के अंदर, लेकिन जनवरी 2023 के अंदर अब कहा जा रहा है कि शायद ये $1.2 बिलियन जो कर्जा है जो पाकिस्तान को IMF की तरफ से मिलना है ये मिलेगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी कुछ, लेकिन इस कर्जे को लेने के लिए बहुत से मुश्किल जो है वो कदम उठाने पड़ेंगे। डॉलर महंगा करना पड़ेगा, महंगाई को बढ़ाना पड़ेगा, चीज़ें अवाम पर मज़ीद बोझ डालना पड़ेगा, टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर हर तरह की इन्फ्लेशन हमें नज़र आएगी। और जो वक्ती मार्केट के हालात हैं इस टाइम पे सिचुएशन बड़ी ऑड है। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी करे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। कल हाजिर होंगे दोबारा एक नई बात के साथ। आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।